अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जिस पर हुआ इश्क ममनू की एपिसोड 4 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सबा मुगल ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 4 की तरफ चलते हैं। साद मलिक भरपूर अंगड़ाई लेकर उठा और एक मगरूर सा नशा उसकी आंखों में था। उसने गाउन उठाकर पहना और उसकी डोरियां बांधने लगा। अभी इस ग्लास में मशरूब उड़ेला ही था कि उसका मोबाइल बजना शुरू हुआ। एक घूंट पीकर जाम का उसने कॉल उठाई। अभी साद मलिक ने कॉल रिसीव करके हेलो बमुश्किल कहा था कि दूसरी तरफ से दाऊद सदीकी की आवाज़ उभरी एयरबेस से। क्या बात है, अब तक फ्री नहीं हुए क्या? हुस्न की देवी का हमें भी दीदार करना है यार। दाऊद सदीकी ने अपना मुतालबा बयान किया। आप कौन सा इसी के इंतज़ार में राहों में पलकें बिछाए हुए थे। और भी थीं जिनके हुस्न को खराज तहसीन पेश करते रहे होंगे रात भर। साद मलिक ने हंसकर कहा, ठीक कहा तुमने, पर जो मज़ा उसमें होगा वो उसकी माँ ने क्या दिया होगा मुझे। बहुत प्यास है इस हुस्न को चखने की। वो कमीनगी से बोला, कल रात निमरा खान ने उसकी रात को भरपूर रंगीन किया था। आखिर अपने फ़ायदे के लिए वो सब कर सकती थी। कम से इन कलियों को फूल हम ही बनाते आए हैं, इनको चखना हमारा ही काम है। आपकी तड़प का हमको अच्छी तरह एहसास है। साद मलिक ने हंसते हुए कहा, कल रात का नशा अभी तक उसे मसरूर किए हुए था। फिर इन फूलों को कहाँ पर किस तरह सजाना है, ये हम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का काम है। दाऊद सदीकी ने कहा, ये तो है। एक और घूंट पीकर वो बोला, तो ठीक है, फिर उसे मेरे कमरे में छोड़ जाओ जल्दी। दाऊद सदीकी के लहजे की तड़प को शिद्दत से महसूस किया साद मलिक ने, इसलिए मज़े से बोला, जो हुक्म आपका। इस मैदान के असल और पुराने खिलाड़ी आप हैं दाऊद साहब। दाऊद सदीकी के कहके को एंजॉय किया था साद मलिक ने। दोनों मर्द एक दूसरे के कारनामों से अच्छी तरह जो वाकिफ थे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, दाऊद सदीकी ने कहा और साद मलिक ओके और कॉल कट कर दी। सर, कुछ देर में बच्चों के कंसल्टेंट डॉक्टर विजिट करेंगी। आपके बेटे को मेरा ख्याल है फिर आपको तसल्ली हो जाएगी, जूनियर डॉक्टर ने आकर अजलान शाह से कहा, क्योंकि समीर को एक बार फिर वो मीटिंग हुई थी जिसने परेशान किया हुआ था उसे और सुमन को। सुमन को फिक्रमंद देखकर जाने क्यों वो अपने अंदर पहले से ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहा था। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, अजलान शाह ने कहा। जी सर, सबसे पहले आपके रूम का विज़िट करेंगे। वो बगौर उनकी गुफ्तगू सुन रही थी और डॉक्टर के जल्दी आने की दुआ की उसने। अभी इस डॉक्टर को गए कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाज़ा खुला और उस डॉक्टर के साथ एक और डॉक्टर रूम में दाखिल हुए। सर, ये हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर हसन हैं और ये हमारे शहर के एसएसपी अजलान शाह हैं, जूनियर डॉक्टर ने इंट्रो करवाया। और उसी लम्हे सुमन ने नज़र उठाई और नज़रों के इस ज़बरदस्त तसादम पर दोनों नफूस को अपनी बीट मिस होती महसूस हुई थी। दोनों ने जल्द ही अजनबियत का तासुर बरकरार रखते हुए बेनियाजी बरती। डॉक्टर हसन जब्त करता हुआ मिला अजलान शाह से। अजलान शाह ने भी बगौर देखा उसे वो जाना पहचाना सा लगा, पर कहाँ याद ना आया। उसने झटका इस ख्याल को, पर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उसे याद ना आया इससे पहले उससे कहाँ मिला था, वरना वो कम ही किसी को भूलता था, क्योंकि उसका प्रोफेशन ऐसा था कि उसे हर किसी को याद रखना और इसकी आदत थी। अजलान शाह ने उसे अपने बच्चे की तकलीफ़ का बताया तो वो उसका चेकअप करने में मसरूफ़ हो गया। अजलान शाह को थोड़ी हैरत ज़रूर हुई सुमन की चुप पर, वरना वो खुद हर डॉक्टर से समीर की तबीयत को लेकर बात ज़रूर करती थी। जूनियर डॉक्टर को वो हदायत देता रहा। नज़र बच्चे पर मरकूज़ की और सुमन ने नज़रों का रुख समीर पर रखा हुआ था। उसी लम्हे अजलान शाह के पास उसके सीनियर की कॉल आई, जिसको उठाता वो बाहर निकला। आप अभी इसकी आईवीपी एंटीबायोटिक्स से स्टार्ट करें, डोज का ख्याल रखिएगा, अपडेट मी ओके। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोला। ओके सर। हसन वो फाइल पर कुछ लिखने में मसरूफ़ हुआ। उनके दिए ऑर्डर्स। थैंक यू डॉक्टर हसन, सुमन जब से बोली थी। वो चौंक कर मुड़ा और ऐसी सर्द नज़रों से देखा कि जिससे वो अंदर तक हिलकर रह गई थी। वो उसे देखती रह गई और वो लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। जूनियर डॉक्टर को क्या बोल रहा था, अब सुमन की सुमात महरूम हो गई थी समझने से। शायद इस तरह अचानक उससे मिलने की उम्मीद न थी। कुछ ही देर में समीर का इलाज शुरू हो गया। अगले दिन तक उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। रात में डिस्चार्ज का भी कह दिया था डॉक्टर ने आकर। कल का निकला अजलान शाह फिर ना आ सका और ना उसने बुलाया कॉल करके उसे। उसी लम्हे साद मलिक जाम ख़त्म करता बेहाल पड़ी महानूर को जगाया, जो जल्द से घबराकर उठ बैठी थी। फ्रेश हो जाओ, उसका लहजा हुक्मिया था। प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दें, उसके सामने हाथ जोड़कर बोली थी वो।
महानूर शदीद दुख और अजियत में थी। ये बातें बाद में, पहले फ्रेश हो जाओ। साद मलिक ने कहा, प्लीज गेट अप नाउ, हरी अप, गेट फ्रेश अप नाउ। अब के वो तेज लहजे में बोला। वो कंफर्ट लपेट कर उठने लगी। साद ने कंफर्ट खींच कर दूर फेंकी और कहा, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। वो उसके हुक्म पर यूं ही वॉशरूम की तरफ गई। कुछ देर के बाद वो गाउन अच्छी तरह लपेट कर बाहर आई ताकि अपने कपड़े उठा सके, पर उसके कपड़े साद मलिक के पास सोफे पर पड़े थे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, साद ने उसका हाथ थामकर झटका देकर उसे गोद में बिठा लिया और वो कसमसाई, पर उसके हाथ झटक ना सकी क्योंकि उसकी कमजोरी उसके पास थी। वो जाम उसके होंठों के करीब लाया। मैं नहीं पीती, मुझे अब जाने दो प्लीज़। आपने जो चाहा वो सब कर चुके हैं, वो बेबसी से कह रही थी। अरे अभी कहाँ, अभी बहुत कुछ करना है तुम्हें मेरी जान, साद मलिक ने बेबाकी से कहा। प्लीज़। उसके हर अंदाज में गुरेज और बेबसी थी। कम ऑन डार्लिंग, शोबिज़ में सब चलता है इस फील्ड की बेबाकी। तुम्हारे अंदर कहाँ अभी, वो हमें ही डालनी है। कुछ नहीं बिगड़ा मेरी जान, टेक इट इजी बेबी। इन छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लो डार्लिंग, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, उसे कंफर्टेबल करने के लिए। और उसने बात को ऐसा तासुर दिया। एक लड़की की इज्जत दागदार करना उनके लिए मामूल की बात थी। महानूर ने तड़प कर सोचा। वो नरमी से उसके हाथों में थमे जाम को खुद से दूर करने लगी, पर साद मलिक को ये बेइज्जती लगी अपनी। वो उसका चेहरा जबड़े से थाम कर बोला, ये जाम तुमको पीना है और आदत डालो जब इन महफिलों में आओगी, क्योंकि असल जादू तब महफिल में चलाती हो तुम लड़कियां। कम ऑन ड्रिंक इट। और उसे ज़बरदस्ती पिलाने लगा। उसकी आंखों में तिम्ही देखकर उसे मजबूरन पीना पड़ा। आंसू भरी आंखों से पीने लगी। उसका छोड़ा हुआ जाम वो उसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। उसने हाथ रखा और साद मलिक के हाथ पर रोकने की नीयत से, पर वो उसका हाथ झटक कर 1 मिनट में उसके गाउन को तन से जुदा कर गया। वो यूं ही बेबस उसकी बाहों में थी। सोफे पर बैठे साद मलिक ने कुछ लम्हों तक जसारतों में मसरूफ रहा और उसके बाद वो उठा और उसे एक और जाम बनाकर दिया और हुक्मिया लहजे में कहा, पी लो, फिर जाना है इस रूम से हमें। उसकी आखिरी बात पर उसने जल्द जाम थामा और होंठों से लगाकर हलक से जहर की घूंट उतारने लगी। उसे जल्दी थी यहाँ से निकलने की और अपनी माँ से मिलकर इस सब से दूर जाना था। वो कहाँ समझती थी जिस माँ पर वो भरोसा करके यहाँ तक आई थी, क्या वहाँ से अब वापसी मुमकिन भी थी क्या? ना समझ अभी कहाँ समझी थी इस शोबिस की माया जाल को। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था। उसने अभी बमुश्किल जाम ख़त्म किया था कि साद मलिक ने सिल्क की मुख्तसर ड्रेस दी उसे और कहा, पहन लो इसे। पर मेरे अपने कपड़े, वो जल्दी से बोली, ये फटे हुए हैं। साद ने उसकी आंखों के सामने लहराए फटी हुई टॉप और कैपरी। महानूर ने जल्दी से वही पहन लिया जो साद ने उसे दिया था। मुख्तसर ड्रेस में मलबूस वो साद मलिक के साथ रूम से बाहर आई। नशे की वजह से उसके कदम बहक रहे थे। अब साद मलिक ने उसकी कमर में हाथ डाला हुआ था और वो सही मैनों में उसके रहमो करम पर थी। आहिस्ता आहिस्ता नशा चढ़ता जा रहा था। उसके कदमों की लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। साद मलिक के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जो वो चाह रहा था वही कर चुका था। मुझे मम के पास जाना है, वो बहके बहके लहजे में बोली। वो जितना अपने हवास बहाल करने की कोशिश करती उतना बहकने लगी थी। साद यही चाहता था। मज़ाहमत ही तो उसने तोड़नी थी इस लड़की की जिसमें उसे यकीन था वो कामयाब हो जाएगा। महानूर अब शायद इतना सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम होने लगी थी क्योंकि साद मलिक के दिए जाम का असर होने लगा था। यही वजह थी जब साद मलिक उसे दाऊद सदीकी के रूम तक लाया और दाऊद सदीकी की हवस भरी नज़रें महानूर को समझ तो आ गईं, पर एहतजाज की पोजीशन में ना रही थी वो। नहीं, वो तड़प कर बोली इस लम्हे, क्योंकि उसे अंदाज़ा हुआ था किस लिए लाया गया है उसे यहाँ। कम ऑन डार्लिंग, ज़्यादा मत सोचो, ये सब इस शोबिस का हिस्सा है। इन्हीं की आदत डालनी पड़ती है हर हीरोइन को, और तुम भी बनी बनाई हीरोइन हो। हम तुम्हें बना रहे हैं इस माहौल का हिस्सा। साद मलिक का कहा एक एक लफ्ज़ हथौड़े की मानेद उसे लगा, पर उसकी नज़रों की तंबीह वाज़ेह थी। मतलब ये उसे करना है। वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी इस लम्हे। एक जाम आप बना दें दाऊद सदीकी, उसके लिए तो असल लुत्फ़ आएगा इस ज़िंदगी का। साद मलिक ने कहा, वाई नॉट, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, अभी पिलाऊंगा। वेट, साद मलिक, मिलकर पीते हैं, तुम भी बैठो, दाऊद सदीकी ने कहा। दाऊद सदीकी के उठते ही साद मलिक महानूर के पास आया और बोला, ज़्यादा एहतजाज किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारी वीडियोस वलीद और हैदर शाह तक जाएंगी। यहाँ आने के रास्ते हैं, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं, समझी? इंजॉय करो और लो, वेलकम दिस ग्लैमर लाइफ, समझी? उसके लहजे में वार्निंग थी और वो बेबसी से उसे देखने लगी। मैं चलता हूँ, साद मलिक ने कहा। अरे बैठो, मिलकर एक जाम तो पिए साथ, दाऊद सदीकी ने कहा। आप दोनों इंजॉय करें, मुझे और काम है। नाउ शी इज़ योर्स, हैव फन, साद ने आंख दबाकर कहा और आखिरी लफ्ज़ दोनों के कह के गूंजे कमरे में और महानूर की आंखें नम हुई।
کچھ دیر بعد ایک اور قیامت اس پر ٹوٹی تھی۔ اس کی چیخوں کا گلا داؤد صدیقی کی باہوں میں دم توڑ گیا۔ عشق ماتم کے نہ تھا اس لمحے اپنی بے بسی پر، نام تو اس کا بھی تھا ماہ نور کے گنہگاروں میں۔ وہ سمیر کو لے کے گھر پہنچی تھی اور لاؤنج میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ تانیہ اور نینو بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ بابا، امی، آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی، کیونکہ اس نے منع کیا تھا اپنے ماں باپ اور ان بچوں کو یہاں لانے سے۔ وہ خود یہاں سے شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ یہاں رہ کر اذیت سہنے سے بہتر اذلان شاہ کے بنگلے میں رہ کر اسے مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ بچوں کو لائے تھے، پھر سونو کو بھی دیکھنا تھا، بابا نے سہولت سے کہا۔ میں نے منع کیا تھا بچوں کو یہاں نہیں لانا، سمن نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے اذلان شاہ نے کہا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے، اور میرے حکم پر میرے بچے آئے ہیں اپنے گھر، سمجھی؟ اذلان شاہ نے اکڑ سے مغرورانہ لہجے میں کہا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کی بیٹی کو تمیز سکھا کر بھیجیں، اس کو تربیت ہے ضرورت کی، سمن کی ساس ضبط سے بولی۔ سمن کو بے انتہا غصہ آیا، پر اپنے ماں باپ کے سامنے ضبط کر گئی وہ، کیونکہ وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ لے جائیں اس بدتمیز کو یہاں سے، وہ اکڑ سے دوبارہ بولیں۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا اذلان شاہ نے کہا، رہنے دے موم، میں سکھا دوں گا اسے تمیز و تہذیب سے رہنا، تربیت بھی کر دوں گا، میں کے جانے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے ہم کو اوپر چلنا چاہیے امی بابا، میں اور بچے وہیں سکون سے بیٹھ کر آپ سے ملاقات کر پائیں گے، ورنہ یہاں بیٹھے تو ڈسٹربنس تو لگی رہے گی۔ سمن نے اتنے سکون سے کہا جیسے اب تک جو یہاں باتیں ہوئیں وہ اس کے بجائے کسی اور کی شان میں کہی گئی ہوں۔ جیسے وہ اور اس کی ماں حیرت سے دیکھنے لگی اس لڑکی کو، وہ اپنے ماں باپ اور بچوں سمیت اوپر بڑھ گئیں۔ مسز شاہ ہکا بکا اسے جاتے دیکھتی رہ گئیں۔ اذلان، اس بدتمیز کو کچھ کہا کیوں نہیں تم نے؟ دیکھی اس کی ڈھٹائی، وہ غصے سے بولیں۔ ریلیکس ماما، جلد ہی اس کی اکڑ توڑ دوں گا، بے فکر ہو جائیں، اذلان شاہ نے کہا۔ انہوں نے دل ہی دل میں نفی کی اس بات کی۔ سمن کے تیور ان کی برداشت سے باہر تھے، اور اذلان شاہ کا اسے کچھ نہ کہنا تکلیف دے رہا تھا مسز شاہ کو۔ ماہ نور، واپس آ جاؤ، کیوں اتنی اذیت مجھے اور خود کو دے رہی ہو؟ ولید شاہ نے کہا خود سے۔ رات کے اس پہر وہ نیند سے جاگا تھا، کیونکہ اس نے برا خواب دیکھا ماہ نور کے حوالے سے۔ تم نے ہی تو اس پر اپنے دل کے دروازے بند کیے تھے ولید شاہ، اندر کی آواز پر وہ تڑپ اٹھا۔ پلیز واپس آ جاؤ، میرے دل کے دروازے میری موت کے بعد ہی بند ہوں گے تمہارے لیے ماہ نور، میرا عشق ہو تم ماہ نور، ولید شاہ نے کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں اس کو یاد کر کے، وہی عشق جس کو ممنوع کر گئے تم، اس کی بہن کو استعمال نہ کرتے تم، بہت غلط کیا تم نے، بہت غلط۔ اندر کی آواز پر وہ شدید بے چین ہو اٹھا۔ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز واپس آ جاؤ، پلیز واپس آ جاؤ، ولید شاہ مرد ہو کر رو پڑا اس لمحے۔ بیٹا یہ سب ٹھیک نہیں جو تم کر رہی ہو، ایک باپ نے پیار سے سمجھایا اپنی بیٹی کو۔ بابا، کیا نیہا کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک تھا؟ سمن نے پوچھا۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، پر تمہیں لے کر کچھ سننا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تم میرا فخر ہو، میری بیٹی نہیں بیٹا ہو تم، انہوں نے کہا۔ اپنے ماں باپ کی بے بسی کا اسے اچھی طرح احساس تھا۔ تو بابا یقین رکھیں اپنی اس بیٹی پر، وہ آپ کی تربیت پر آنچ نہیں دے گی، پر ان دوغلے لوگوں کو ان کی بدصورت رویوں کو احساس دلا کر رہوں، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ بھی ایک عزم سے بولی۔ وہ دونوں اسے دیکھتے رہ گئے، جانتے تھے وہ اپنے کہے سے ہٹے گی نہیں، اس کی ضد سے اچھی طرح واقف تھے۔ جو لڑکی اپنی بہن اور اس کے بچوں کے لیے اپنی خوشی، اپنی محبت ڈاکٹر حسن کو قربان کر گئی، اس سے کچھ بعید نہ تھا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے حوصلے مضبوط تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ان کو تسلی دے کر روانہ کر چکی تھی۔ بظاہر خاموش تھی، پر اندر سے وہ ضبط کر رہی تھی۔ اسے شدید ناگوار گزرا تھا اپنی ساس اور شوہر کا رویہ، پر چپ صرف اپنے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے تھی۔ وہ سمیر کو کاٹ میں سلا کر اور دونوں بچیوں کو سلا کر اپنے روم میں آئی۔ اس کا ذہن کئی فکروں میں گھرا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اذلان شاہ نے پوچھا۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ آپ سے مطلب؟ اس کے نرم لہجے پر وہ تڑک کر بولی تھی۔ اب تو سارے مطلب تم سے ہی نکلتے ہیں میرے۔ اذلان شاہ کا لہجہ ابھی بھی نرم تھا اس سے، جبکہ وہ بیزار تاثر لیے ہوئے تھی۔ کتنی مرتبہ کہوں مجھ سے اس طرح کی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں، اب کہ وہ ذرا غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ بات ادھوری رہ گئی سمن کے ناگوار انداز کی وجہ سے۔ وہ اسے اگنور کر کے جانے لگی۔ اسی لمحے وہ اس کی کلائی تھام کر بولا، کہاں جا رہی ہو؟ واش روم چلنا ہے کیا؟ وہ بیزاریت سے بولی اور اسے شرمندہ کرنا چاہا، پر وہ انتہائی ڈھٹائی سے بولا، لہجہ مخمور لیے ہوئے تھا۔
लेकर चलो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, मकसद तुम्हारा साथ मकसूद है। मेरी मीठी उसका मीटर घूमा पर लम्हों में संभल कर बोली कि अच्छा, तो फिर हमें कब लेकर जा रहे हैं अपने साथ? अपने बंगले पर मैं और बच्चे वहीं रहेंगे जहां आप होंगे। क्या मतलब? वो बोला उसे अपने करीब करके। वो जब्त किए हुए थी, कमर पर हाथ रखता, उसकी पीठ अपने सीने से जोड़कर गर्दन पर झुका था। अपने होंठों के लम्स उसकी गर्दन पर सब्त करने लगा। वो होंठ कुचलते बोली, मतलब साफ है, अगर साथ मकसूद है तो इस बार हमें ले चलें अपने साथ। बच्चों के स्कूल का मसला होगा, अब तो तानी की भी एडमिशन का वक्त है। मीठी अपनी बात कहकर दोबारा जसारतों में मसरूफ़ हुआ। वो जल्दी से बोली, तो बस ठीक है, नैनो और तानी दोनों का साथ नए स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। वो तो जैसे सब सोच कर बैठी थी। प्रॉब्लम होगी यार। उसकी मज़ाहमत ना पाकर अब उसे खुद की तरफ मोड़ के बोला, आपके एसएसपी होने का फिर क्या फ़ायदा? वो चटक कर बोली और उसके चौड़े सीने पर जोर दिया जिससे वो लड़खड़ाया था बुरी तरह, क्योंकि उसे अंदाज़ा ना था कि इस तरह का वो कुछ करेगी। अब छोड़े मेरी जान, मुझे जाना है वॉशरूम। सिर्फ नाम बड़े दर्शन छोटे, किसी काम के नहीं आप। वो जल्दी से बोली थी। फिर से वो संभल कर उसे रोकता और इस हरकत पर बाज पुरस करता। उसके अमल और बात की वो उसकी पहुंच से दूर हुई थी। इससे पहले उसे रोकता वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके अंदर घुस गई थी। वो उसे तपाने का कोई मौका जाने ना देती थी। वो सुलग कर रह गया। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी वो ना आई। उसका सारा मूड गारत कर गई। वो मुसलसल सिसक रही थी, अपने तबाह हो जाने का मातम कर रही थी। निम्रा खान बेजार होकर उसे देखती रही, तसल्ली देकर थक चुकी थी, पर मानूर का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। झूठ मूठ के आंसू बहा चुकी थी, पर फिर भी मानूर को सुकून ना आया था। मुझे यहाँ से दूर लेकर चले मॉम, मैं नहीं कर सकती ये सब, मैं नहीं बनी इस शोबिज़ के लिए। वो सिसकते हुए बोली थी। मानूर, अब ये मुमकिन नहीं मेरी जान, ये दुनिया ही ऐसी है, समझने की कोशिश करो। उन्होंने समझाया। मेरा मोबाइल दे, मैं वलीद से बात करूं, वो मुझे निकालेगा इस सब से, मुझे यकीन है। मानूर ने यकीन से कहा। निम्रा खान के अब सही मैनों में होश उड़े। उनका बना बनाया खेल तबाह होते नहीं देख सकती थी वो। उनका कैरियर लगभग ख़त्म था, जिसका शानदार इख्तिताम मानूर से मंसूब था। जिन अयाशियों की वो आदी थी, वो सब मानूर की सूरत पूरी होनी थी। अब इस तरह उसका ये फैसला सब तबाह कर देना था। पागल हो क्या? जो उसने किया उसके बाद भी इससे मदद लोगी, और वो ये सब सुनने के बाद मदद करेगा? मुझे तो नहीं लगता। तो सुन लो, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो तुम्हारी मदद करेगा भी। निम्रा खान ने कहा। ना करे मेरी मदद, नहीं है किसी से उम्मीद, पर अपनी तसल्ली के लिए ये ज़रूर करूँगी, एक कोशिश ज़रूर करूँगी। मानूर अज़म से बोली। वो देखती रह गई। प्लीज़ जल्दी लेकर आएँ। वो अपनी टांगों में शदीद दर्द महसूस कर रही थी इस वक्त, वरना खुद जाकर ढूंढती। ये दर्द इन दो मर्दों ने उसके अंदर मुंतकिल किया था। अच्छा ठीक है, अब पानी तो पियो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। और उनके कहने पर वो पानी पीने लगी। जो ठीक लगे वो करो, बस रोना बंद करो, वो लहजे में प्यार सुमोकर बोली थी। निम्रा खान ढूंढने के लिए गई। वो कुछ देर अपने हवास बरकरार कर पाई और डुबडुबाती आंखें भारी होने लगीं। कुछ लम्हे हवास बरकरार रख पाई थी, फिर नींद की वादियों में उतर गई थी। वो नींद की गोलियां अपना असर दिखा रही थीं। बहुत आराम कर लिया, उठो, दुबई के लिए निकलना है, मॉडलिंग शूट है तुम्हारा। इस आवाज़ पर वो तड़प कर उठ बैठी। ये आवाज़ तो भूलने वाली ना थी। इस आवाज़ ने ही उसका सुकून गारत किया था। मॉम, मेरी मॉम कहाँ है? वो जल्दी से बोली थी। वो मेरे आदमियों के कब्ज़े में है, समझी? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि तुम मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी जो कर रही हो। वो गुस्से से उसका चेहरा दबोच कर बोला था। प्लीज़ मेरी माँ के साथ कुछ ना करें। वो दुख और बेबसी से बोली। अगर वाकई माँ की सलामती चाहती हो तो चुपचाप वो करो जो कह रहा हूँ। मैं तुमको सुपरस्टार बनाना चाहता हूँ, और तुम बेवकूफ़ क्या दुख लेकर बैठी हो? बेवकूफ़ लड़की हो तुम, दुनिया कुछ नहीं जानती, तुम क्यों तमाशा लगा रही हो अपना? जब एक बार सुपरस्टार बनोगी ये सब भूल जाओगी। ये सब तो सीढ़ियाँ हैं इस मंजिल पर पहुँचने की, समझी? वक्त बर्बाद ना करो इस मातिम में, वो करो जो मैं कह रहा हूँ, और फिर देखो कहाँ पहुँचती हो तुम। वो अपनी कहे जा रहा था, जबकि महानूर अपनी बर्बादी देख रही थी। उसने मंजिलों को सोचना छोड़कर खुद को हालात के धारे पर छोड़ने का फैसला किया। एक बात अपने इस दिमाग में बिठा लो, अब वापसी मुमकिन नहीं, बेहतर यह है समझौता कर लो इन हालात से। वो बोला था अपनी अकड़ में। वो बेबसी देखती रह गई उसे। वो उसके साथ आज डॉक्टर हसन के पास आई थी समीर को दिखाने, क्योंकि आज उसका फॉलोअप चेकअप था। उसके क्लिनिक देखकर दिल को खुशी हुई थी कि कितना कामयाब हो गया था वो। अजलान शाह ने जैसे ही अपना इंट्रो करवाया, रिसेप्शन पर उसे नेक्स्ट नंबर पर भेजने का कहा। रिसेप्शनिस्ट ने वो उसे और समीर को बिठाकर खुद अभी खड़ा ही था कि उसके मोबाइल पर डीआईजी की कॉल देखकर फिक्रमंद हुआ था।
वो ज़रूरी कॉल है, इग्नोर नहीं कर सकता मीठी। वो तिल मिलाई उसके यूं कहने पर। इससे पहले कुछ कहती वो बाहर निकला, कॉल रिसीव करने का बटन प्रेस करके। या खुदा, क्या करूं, अकेले अंदर नहीं जाना चाहती मैं। उसने अभी सोचा कि उसी लम्हे कंपाउंडर ने उसे कहा, मैम चलें, आपका नंबर है। अब के लाचार होकर उसे उठना पड़ा। उसने उसके रूम में कदम रखा। उसे अकेला देखकर उसके चेहरे की रौनक वाज़ेह थी। आज खुदा से तुमको मांग लेता तो अच्छा होता। मैंने मांगा भी तो क्या, मैंने सिर्फ चंद लम्हे तन्हाई के मांगे। तुम अपने शौहर के बगैर आओ, जो साफ कर सकूं अपनी आंखों को तुम्हारे दीदार से। देखो, अल्लाह ने मेरी सुन भी ली। प्लीज़ हसन, इन सब बातों का क्या फ़ायदा अब। अजलान शाह मेरा शौहर है, प्लीज़ मुझे रुस्वा ना करना। शुक्र है उसने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम जानते नहीं वो किस किस्म का मर्द है। वो बेबसी से बोली थी। मुझे नहीं परवाह, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। प्लीज़ यूँ राब्ते ख़त्म ना करो, कुछ सिलसिला तो रहने दो। वो तड़प कर बोला था। उसके लहजे में इल्तजा थी। आंखों से मिन्नत करता वो सुमन को तकलीफ दे हालत में लगा। वो जानती थी वो टूट कर बिखरा है उस दिन के बाद से। उसकी आंखें भी नम हुईं उसका हाल सोचकर।